नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। देखिए 14 और 15 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, यानी कि किसी का कल होगा और किसी का परसों। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो कि इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको एग्ज़ाम से पहले एक बार इसको ज़रूर देख लेना है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं डिफरेंट अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये आपकी जो डीएलएड की बुक है उसमें से दिया है, तो ये गाइड है। तो शॉर्ट टाइप आंसर पहले हम देखते हैं। तो इसमें जो लिख रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट अप्रोचेज एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो इसमें हमको जानना है कि डिफरेंट अप्रोचेज का और मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश का मतलब क्या है। तो इसको देखते हैं इसका आंसर के साथ। आंसर दिया है मेथड्स ऑफ अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये इसकी हेडिंग है। बेसिकली देयर आर फ्यू मेथड अप्रोचेज, यानी मेथड कह लीजिए आप या अप्रोचेज कह लीजिए, एक ही बात है। तो मेथड और अप्रोचेज आप कुछ भी कहिए ऑफ टीचिंग इंग्लिश विचार, तो क्या क्या है देखते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच, कम सिचुएशनल टेक्निक, और फोर्थ है कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो ये चार हमारे क्या हैं, मेथड हैं, जो कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश के लिए है। ठीक है, इंग्लिश पढ़ाने के लिए चार मेथड हैं या चार अप्रोचेज हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है। द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज इज़ टू गेट एट द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड, फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का, उसके लिए क्या करते हैं कि जो न्यू वर्ड हैं उनके मीनिंग जानते हैं, फ्रेजेज और उनके सेंटेंसेज हैं उन सब का क्या जानते हैं, मीनिंग जानते हैं। इन द केस ऑफ इंग्लिश ए वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज शुड बी टॉट बाई ट्रांसलेटिंग देम इनटू द मदर टंग। तो जो भी इंग्लिश के वर्ड हों या फ्रेज हों या उनके सेंटेंस हों, उनको मदर टंग की लैंग्वेज में, यानी जो भी बच्चे की मदर टंग लैंग्वेज है उसकी, उसमें उसको उनका ट्रांसलेट होना चाहिए। इट हैज़ बीन फेल्ट बाय द प्रोपाउंडर्स ऑफ दिस मेथड दैट द वोकेबुलरी एंड phraseology of a foreign languages could be best interpreted by translating its meaning into the mother tongue। तो जो मदर टंग में इसका जो ट्रांसलेट करते हैं, इसकी वोकेबुलरी होती है, जो फ्रेज होते हैं यानी कि उसके मुहावरे वगैरह, कहावतें, ये सभी अगर हम बच्चे को उसकी मदर टंग में बताते हैं तभी उसके कुछ समझ में आते हैं और वो इंटरप्रेट कर पाता है इनको अपने आप से, मतलब अंतर संबंधित उनमें संबंध स्थापित कर पाता है। This method is based on this assumption that translation interprets foreign phraseology in the best manner। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट मैनर है क्या, कि जो ट्रांसलेशन है वो होना चाहिए फॉरेन फ्रेजियोलॉजी का, कहाँ पर, मदर टंग में। आगे देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज कैन बी बेस्ट लर्नड व्हेन कंपेयर्ड एंड कॉन्ट्रास्टेड विद दैट ऑफ द मदर टंग। ठीक है, जो भी बच्चे की उसकी मातृभाषा है, बचपन से उसकी जो मदर टंग लैंग्वेज है, यानी जो उसके जो बचपन से उसकी भाषा होती है, उसके आसपास की उसकी जो शुरुआत की जो भाषा होती है उसको बोलते हैं मदर टंग, जो सबसे पहले बच्चा जिस भाषा में बोलना शुरू करता है। हेंस द फॉलोअर्स of this method laid much emphasis on the learning of the meaning so that the vocabulary may be enriched। इसमें सारे लर्नर जानते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, जितनी ज़्यादा वोकेबलरी आएगी उतनी अच्छे से हम ग्रामर अप्रोच से सीख पाएंगे। दे ऑल्सो प्लेस्ड मच एम्फेसिस ऑन लर्निंग द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर अंटिल द ग्रामर ऑफ द मदर टंग इज मास्टर्ड। जब तक मदर टंग हम ग्रामर में मास्टर नहीं हो जाते तब तक इसके नियम, इसके रूल, ये सब सीखने पर जोर ज़्यादा दिया जाता है। तो ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है। अब देखते हैं हमारा सेकंड मेथड, जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या दिया है, इन दिस मेथड द फर्स्ट थिंग विच गेट्स इम्पोर्टेंस इज
स्पीच नॉट रीडिंग। तो इसमें हमको इंग्लिश या कोई सी भी लैंग्वेज हो, यहाँ पर इंग्लिश की बात हो रही है, तो इंग्लिश में आप समझिए कि जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट थिंग होती है विच गेट्स इम्पोर्टेंस इज स्पीच नॉट रीडिंग। तो हमें बोलनी आनी चाहिए चाहे हम पढ़ ना पाएँ इंग्लिश, तो ये कहलाता है डायरेक्ट मेथड। दिस एम्फेसिस मतलब जोर देता है ये किस पर, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट फ्लुएंसी इन लर्निंग एंड फैसिलिटी इन राइटिंग फॉलो फ्लुएंसी इन स्पीच। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि अच्छे से बोलनी आनी चाहिए, उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए सीखने के लिए, और किस पर जोर देता है, फैसिलिटी इन राइटिंग फॉलो फ्लुएंसी इन स्पीच। तो अच्छे से बोल पाए और लिख पाए, बस इतना काफ़ी है। ऐसा नहीं है आप इंग्लिश पढ़ें, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सो लर्निंग टू स्पीक अ लैंग्वेज इज़ ऑलवेज बाई फार द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग एंड टू राइट। लिखने से ज़्यादा और सीखने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, लर्निंग टू स्पीक ए लैंग्वेज, ये कहता है डायरेक्ट मेथड। इन दिस वे वी मे से दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्ट मेथड इज़ टू टीच लैंग्वेज डायरेक्टली सो दैट ए डायरेक्ट बॉन्ड मे बी इस्टेब्लिश्ड। तो ये डायरेक्टली सिखाया जाता है जिससे कि एक डायरेक्ट बॉन्ड स्थापित किया जा सके। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंस थिंग इन दिस मेथड इज़ टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ मदर टंग। यहाँ पर उल्टा होता है ग्रामर का, यहाँ पर क्या होता है, मदर टंग का यूज़ कम से कम करना होता है। इस बात पर इसकी जो इम्पोर्टेंट थिंग है डायरेक्ट मेथड की वो डिपेंडेंट है। सिंस इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट इट्स यूज़ हिंडर्स द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द लर्नर विद इंग्लिश। ठीक है, तो इससे जो लर्नर है उसका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट किससे होगा, इंग्लिश के साथ होगा। ओपिनियंस डिफर हाउएवर ऑन द यूज़ ऑफ मदर टंग एंड इट्स एक्सटेंट। सम स्टैंड फॉर इट्स टोटल बेनिशमेंट while other allow it use to some extent. For instance mention पटेल says, ये आगे का सब कुछ एक्स्ट्रा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। आगे देखते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या बताता है, देयर इज ए कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग दिस सिस्टम whether it should be considered as an approach or method. Without going into an academic discussion, it would be suffice to say that since the approach takes a concrete form in its application, it may be regarded as a technique or method. तो जो स्ट्रक्चरल मेथड है इसमें क्या कह रहा है कि देयर इज़ ए कंट्रोवर्सी, इसमें खुद कंट्रोवर्सी है। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्ट्रक्चरल मेथड इज़ based on the belief that in the teaching of a foreign language the mastery of structures is more important than the acquisition of vocabulary, and that limitation and difficulties inherent in the study of English can be overcome by giving an intensive drill to the student in the स्ट्रक्चर पैटर्न्स। तो ये आपको याद रखना है, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसमें ड्रिल टू द स्टूडेंट्स इन द स्ट्रक्चर पैटर्न पर वो ज़्यादा जोर देता है, हालांकि वो किस पर कम जोर देता है, वोकेबलरी पर देता है कम जोर। एंड दैट लिमिटेशन एंड डिफ़िकल्टीज इनहेरेंट इन द स्टडी ऑफ इंग्लिश कैन बी ओवरकम और बाई गिविंग इंटेंसिव। ये स्ट्रक्चरल मेथड के बारे में इतना ही है। इट सेड दैट बाई concentrating on essential English at the secondary stage, the other aspect may be left to wait till college days. This saves the lowering of the standard of English. तो ये जो इंग्लिश के स्टैंडर्ड को लोअरिंग होने से बचाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मेथड क्लियरली नहीं दिया, लेकिन आपको बस इतना समझ लेना है विदाउट गोइंग इनटू एन, ये बता रहा है सीधे सीधे, ये ग्रामर का बिल्कुल उल्टा है, डायरेक्ट का बिल्कुल उल्टा है। डायरेक्ट अप्रोच में क्या था वो हमने जान लिया, उसमें मदर टंग का यूज़ कम से कम किया जा रहा था। ग्रामर अप्रोच में मदर टंग का जो ट्रांसलेट है उसको ही हम उसकी वोकेबलरी, वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस के जरिए कर रहे थे, रूल होते थे उसमें।
लेकिन जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है इसमें विदाउट गोइंग इनटू एन एकेडमिक डिस्कशन it would be suffice to say that since the approach takes a concrete form in its application, it may be regarded as a technique or method. तो किसी भी मेथड से आप भाषा को सिखा सकते हैं डिस्कशन के जरिए, इसमें कोई भी रूल वगैरह नहीं लागू होंगे। तो ये बात कर रहा है इस बात पर, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं अगला, कम्युनिकेटिव अप्रोच। अभी आगे आप जब इनके छोटे छोटे क्वेश्चन और आएंगे उनसे समझेंगे अच्छे से। कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या है, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज़ अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। इन दिस अप्रोच एवरीथिंग फ्रॉम फ्लुएंसी ऑफ सेइंग समथिंग। तो इसमें क्या है, सब कुछ फ्लुएंसी के साथ कहा जाता है, चाहे आप थोड़ा सा ही कुछ बोलें तो उसको हम कैसे बोलेंगे, फ्लुएंसी के साथ बोलेंगे। थोड़ा थोड़ा ये डायरेक्ट मेथड की तरह है, लेकिन आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे बोला है इसमें एक्यूरेसी एंड एप्रोप्रिएटेडनेस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो इसमें जो एक्यूरेसी है और एप्रोप्रिएटनेस है, यानी कि आपका एक तो बिल्कुल सही होना चाहिए और जो ज़रूरी है सिर्फ वही आपको उसकी महत्वता है उतनी ही, जितनी की एक्यूरेसी ज़रूरी है उतनी ही एप्रोप्रिएट यानी ज़रूरी जहाँ उसका ज़रूरत हो, जिस शब्द का उसको वहीं इस्तेमाल किया जाए। And an effective user of language needs to produce grammatically well-formed sentence, but he should also have the ability to select. आगे देखते हैं, select, mix and use the sentence appropriately, keeping in view the social context. तो ये बिल्कुल ग्रामर की तरह नहीं है, इसमें मिक्स भी बोल सकते हैं और यूज सेंटेंस कर सकते हैं जो भी हमें ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग, एंड कीपिंग इन व्यू, जो भी हमारे लिए ज़रूरी हो उस तरह से, जो सामाजिक कॉन्टेक्स्ट है उसके ज़रिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उसको देखते हुए। अब आगे हमसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द कम्युनिकेटिव अप्रोच विद इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है, तो इसी के ये पूछ रहा है कि इसके जो मेरिट्स हैं यानी फ़ायदे और घाटे, डिमेरिट्स यानी घाटे। तो इसके बारे में देखते हैं। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज़ ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या है, तो वो आप बोलेंगे कम्युनिकेटिव अप्रोच। इन दिस अप्रोच एवरीथिंग फ्रॉम फ्लुएंसी ऑफ सेइंग समथिंग, कुछ भी बोलना हो वो कैसे बोलते हैं हम, फ्लुएंसी के साथ। तो उसमें क्या है आगे, एक्यूरेसी और एप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए, आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ये तीनों चीज़ इम्पोर्टेंट है कि फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएटनेस भी होनी चाहिए। तो एप्रोप्रिएटनेस मतलब ये सीधे सीधे जो जिस शब्द की जहाँ ज़रूरत हो उसको वहीं बोलना है और उतना ही बोलना है, ज़्यादा नहीं। आगे दिया है इसमें, एंड एन इफेक्टिव यूज़र ऑफ लैंग्वेज नीड्स टू प्रोड्यूस ग्रामेटिकली वेल फॉर्म्ड सेंटेंसेज, बट ही शुड ऑल्सो, ये वही बात बोलिए जो अभी हमने पढ़ी है। अब आगे देखते हैं हम, तो आगे इसकी डीमेरिट्स देखते हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स दिए हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच के, दे इम्प्रूव देयर प्रोनाउंसिएशंस, स्टूडेंट्स गेट मोर लैंग्वेज प्रैक्टिस बिकॉज नोबडी फील्स अनइन्हिबिटेड बाय ग्रामेटिकली रूल्स एंड डेफिनेशंस ड्यू टू स्ट्रेस on conveying emotions, ideas and thought, they acquire fluency and accuracy. Fourth दिया है, they are acquainted with rules of grammar and communicate properly in given context. तो ये तो आप समझ चुके हैं कि ये किस पर है, लर्नर सेंटर्ड है, कौन सा हमारा कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे के इसके मेरिट्स के बाद डीमेरिट्स देख लेते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूँ। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस पूरी पीडीएफ को जैसे जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। डीमेरिट्स क्या हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच के, वो हैं, इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर हु कुड हेल्प द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन सच कंटेस्ट और कन्वर्सेशंस। तो इसमें टीचर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, व्हाट इज लिसनिंग विद कम्प्रीहेंसिव
एक्सप्लेन द सजेशन फॉर इम्प्रूविंग योर लिसनिंग स्किल। तो जो लिसनिंग स्किल है उसके लिए जो कॉम्प्रिहेंशन है उसका क्या यूज़ है, तो वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ मोर देन जस्ट हियरिंग द व्हाट इज सेड। सिर्फ सुनने के अलावा जो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें सिर्फ सुना नहीं जाता है। इट इज़ ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ही हियर्स एंड टू रिलेट टू देम इन सम वे। जो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है वो सिर्फ सुनना नहीं, उसके साथ साथ क्या है, बच्चे की क्षमता होती है कि उसने कितना समझा, उससे क्या अर्थ निकाल रहा है शब्दों का, और सुनने के बाद उसको वो किस वे में समझता है, किससे संबंध करता है, उसका जो भी उसको शब्द बता रहे हैं उसको किस टॉपिक से रिलेट कर पा रहा है या नहीं, उसको बोलते हैं हम लिसनिंग विद कॉम्प्रिहेंशंस। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। स्पीकिंग आउट लाउड इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड लर्निंग टू फुली अंडरस्टैंड वॉट इज़ बीइंग सेड इज़ पैरामाउंट इफ़ चिल्ड्रन आर टू थ्राइव। ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं लिसनिंग स्किल के लिए क्या है, उसमें इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। बिफोर लिसनिंग, तो सुनने से पहले क्या करना है, थिंक अबाउट द टॉपिक ऑफ द टेक्स्ट यू आर गोइंग टू लिसन टू। जिसके भी बारे में हम सुनने वाले हैं उसके बारे में हमें क्या करना है, लिखना है। टेक्स्ट यू आर गोइंग टू लिसन टू, जो भी हम अभी सुनने वाले हैं यानी कि टीचर बताने वाले हैं उसके बारे में, टॉपिक के बारे में सोचना है और थोड़ा बहुत टेक्स्ट करना है यानी लिखना है। तो ये क्या है, बिफोर लिसनिंग में आया। सेकंड क्या है, वाइल यू आर लिसनिंग, जब हम सुन रहे हैं तब क्या करना है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल वर्ड। ये आवश्यक नहीं है कि हर एक वर्ड हमको पता हो। ट्राई टू इग्नोर दोज वर्ड्स दैट यू थिंक आर लेस इम्पोर्टेंट एनीवे। जो कम इम्पोर्टेंट है उनको हमें उतने ध्यान से नहीं सुनना है, इतना ज़रूरी नहीं है या फिर आवश्यक नहीं है कि हर एक वर्ड को हम समझें। तो ये बात रही जो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें उसको इम्प्रूव करने की। आफ्टर लिसनिंग, सुनने के बाद क्या करना है, थिंक अबाउट द टेक्स्ट अगेन, जो भी लिखा है या लिखा हुआ है उसके बारे में फिर से सोचना है। हैव यू अंडरस्टूड, क्या तुम समझ चुके हो द मेन पॉइंट्स। तो फिर हमें देखना है कि हम समझ चुके हैं या नहीं। तो ये 3 चीज़ें करने से हमें पता पड़ जाएगा। अब आगे का देखते हैं हम, व्हाट आर मेथड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो इंग्लिश के जो भी अप्रोचेज हैं वो हमें मालूम है 4 हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स, डायरेक्ट मेथड्स, स्ट्रक्चरल मेथड, अप्रोच भी कह सकते हो आप, स्ट्रक्चरल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो ये हो गए। अब ये डायरेक्ट मेथड को फिर से एक्सप्लेन किया है इसमें, आप बाद में पढ़ सकते हो इसको, जो PDF आपको मिल जाए। और फिर देखते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट है वो, थ्रो द लाइट ऑन स्ट्रक्चरल अप्रोच। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है उस पर प्रकाश डालना है, यानी कि देख लेते हैं एक बार फिर से। द स्ट्रक्चरल अप्रोच या मेथड इज़ बेस्ड ऑन द बिलीव दैट इन द टीचिंग ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज द मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्विजिशन ऑफ वोकेबलरी and that limitations and difficulties inherent in the study of English can be overcome by giving an intensive drill to the students in the structure patterns। तो इसमें ये सीधे सीधे बोल रहे हैं जो वोकेबलरी है और उसकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं इन सब से ज़्यादा किस पर इम्पोर्टेंस देता है वो, उसके बारे में बात की गई है कि जो स्ट्रक्चरल मेथड है वो भरोसा रखता है इस चीज़ में कि जो फॉरेन लैंग्वेज है उसकी जो मास्टरी है स्ट्रक्चर्स पर मोर इम्पोर्टेंट है एक्विजिशन ऑफ वोकेबलरी से ज़्यादा भी, और जो लिमिटेशंस हैं डिफ़िकल्टीज़ हैं इन द स्टडी ऑफ इंग्लिश कैन बी ओवरकम की जा सकती हैं बाय गिवन एन इंटेंसिव ड्रिल। जो एक इंटेंसिव ड्रिल है वो बच्चे को देकर टू द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को इन द स्ट्रक्चर पैटर्न, एक स्ट्रक्चर के जरिए बताकर। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। इसके क्या उद्देश्य हैं उसको बताया गया है। तो आप इसको पढ़ सकते हो। ये ऐसे क्वेश्चन आपके सीटेट में क्या नहीं पूछे जा सकते, ना पूछे जाते हैं।
जो जो अप्रोच है बस आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर से ये आ गई सिचुएशनल अप्रोच, तो आप इसके बारे में देख सकते हो। अब लास्ट में देखते हैं एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के जो उपयोगिता हैं, एडवांटेज हैं, वो बताए गए हैं। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। आपको सारे अप्रोचेस के बारे में थोड़ा थोड़ा पता लग गया है। आपका टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए आप सभी अपने जो सीटेट के लिए आपने जितना भी पढ़ा उसका रिवीजन कीजिए, और कम से कम PYQ से आपको क्या करना चाहिए, उसके क्वेश्चन देख लेने चाहिए कैसे अभी तक सीटेट के पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो और काफ़ी ध्यान से आपको एग्ज़ाम देना है। थोड़ी बहुत जानकारी जो इसके बारे में इम्पोर्टेंट होगी वो मैं आपको दे दूँगा। धन्यवाद।